तो देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो ये हमारा मास है यहाँ पे जो कि ऑसिलेट कर रहा है, और ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसको इनिशियली हमने कुछ फोर्स दिया था, एक्सपैंड किया और छोड़ दिया। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ऑसिलेशन है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो ये मास जो है ये कंटिन्यूअसली अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे जाएगा। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि इनिशियली ये हमारा एक रिजिड वॉल है, और यहाँ पे इस रिजिड वॉल से कनेक्टेड एक स्प्रिंग है, और ये एक मास है हमारे पास। ठीक है, अब इनिशियल इसका मीन पोजीशन, ये जो पोजीशन है इसके, ये क्या है, हमारी मीन पोजीशन है। इसके ऊपर मैंने कुछ लगा दिया फोर्स, किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, और जब फोर्स लगा रहा हूँ तो ये स्प्रिंग क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, एक्सपैंड होके एक नई पोजीशन पे जा रही है, और वो यहाँ पे आ रही है। करेक्ट। अब ये मास यहाँ पे आ गया। अब ये जो है मीन पोजीशन से ये जो गैप है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जब हमने फोर्स लगाया तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने एक्स बोल दिया। अब जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी सिस्टम के ऊपर, जब स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो उसके ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट होती है, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। भाई रिस्टोरिंग फोर्स होता है तभी तो ये वापस आएगा। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, कि भाई इसके स्प्रिंग को जैसे ही आप छोड़ोगे इस फोर्स को, ये स्प्रिंग कहाँ जाना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। ये क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसके ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, ये किसके अलोंग होगा, ये होगा हमेशा ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है सर। ये के क्या है, ये हमारा होता है स्प्रिंग फैक्टर, या फिर आप इसको कह दो स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कहाँ पे पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी में, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जितना फोर्स आप लगाओगे, ठीक है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा इस स्प्रिंग के अंदर, और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, मैं फिर से एक चीज और रिपीट कर देता हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम लोग एक चीज अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो ऑसिलेशन है ये कभी खत्म ही नहीं होगा, बट रियलिटी में तो खत्म होता है। तो वहां पे एक फैक्टर आता है, वो फैक्टर अभी हम लोग इधर इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं, वो देखेंगे बाद में फिर कभी। तो अभी सिंपल हम लोग सबसे सिंपल केस ले रहे हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया राइट साइड में, और जैसे ही छोड़ा ये ऑसिलेट करने लग गया ऐसे। अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इस ऑसिलेशन का कुछ टाइम पीरियड होगा। चलो इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, और इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है मास टाइम्स एसेलरेशन। सर किसका मास, ब्लॉक का, और ये कितनी जोर से एसेलरेट कर रहा है उसका हमको बोलेंगे ए। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ा है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग रफ में यहाँ पे काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग बेसिक डेफिनेशन में चले जाते हैं। हमने पढ़ा है वेलोसिटी जो होता है किसी भी पार्टिकल का, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं मोस्टली। तो वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, dx by dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हाउ मच योर x इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये वेलोसिटी है तो एसेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एसेलरेशन dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैथ्स वालों को तो प्रॉब्लम आएगी नहीं कि जब हम इसके अंदर v की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन बायो वालों के लिए कुछ नया है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम x की जगह v लिख देते हैं, v की जगह dx by dt। सर ये dx by dt कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, इसको यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये dx by dt को यहाँ पे पुट कर दिया v की जगह, तो d by dt तो पहले से ही था, और अब आ गया dx by dt। तो अब d और d क्या हो गया, d स्क्वायर x, और नीचे कितना हो गया, dt स्क्वायर। अब आप बायो के हैं तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये d और d इन दोनों को मल्टीप्लाई करके d स्क्वायर t स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये नोटेशन है। नोटेशन मतलब ये सिंबल है, किसका सिंबल है, डबल डेरिवेटिव का। सर ये डबल डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी फंक्शन को जब हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव को लिखने का ये तरीका है सिंपल भाषा में।
तो अगर आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, और आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और ये डबल डेरिवेटिव जो है यहाँ पे, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम इसको यूज करेंगे इस इक्वेशन में, और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको भी पूरा हटा दूंगा। ठीक है, आपको चाहिए तो ये कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया हमारा माइनस के एक्स के। मैं फिर से सारे पैरामीटर्स बता देता हूँ। एम जो है मास होगा ब्लॉक का, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट, भाई आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो वही तो टाइम डिसाइड करेगा इसका। सही बात है, थोड़ा सोचना इसके बारे में। और के बहुत इंपॉर्टेंट है। सर के का रियलिस्टिक लाइफ में क्या एग्जांपल है, देखो एक पेन की स्प्रिंग सोचो, एक आप बाइक की स्प्रिंग सोचो। तो बाइक की स्प्रिंग और पेन की स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगाऊंगा, तो क्या दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, नहीं, दोनों अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो क्या फर्क है पेन की स्प्रिंग में और बाइक की स्प्रिंग में, या कार की स्प्रिंग में जो टायर पे लगी हुई होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप सेम फोर्स लगाओगे तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट आता है इस के की वजह से, इन सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से ये इक्वेशन क्लियर हो गई कि ये एक्सेलरेशन जो है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे m से। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, में ब्रैकेट हटा ही देता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ठीक है, या आप बोल दो कि m को राइट साइड में ले गए, ऐसे बोल दो कि भाई डिवाइड वाला चीज समझ नहीं आ रही तो m को राइट साइड में ले गए। तो राइट साइड में लेके जाओगे तो m यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड में डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको पूरे को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अगले पेज पे देख लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन आई थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही बात। अब इस के बाई एम को मैं नई चीज बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इस के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर। सर ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहे हो, नहीं, इसका भी प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लो, ओमेगा जो है आपका, अगर आपने पहले पढ़ा है, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी। तो अगर आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है, तो आप इस लेक्चर के बाद बैठ के क्या कर लेना, के डायमेंशंस पुट कर लेना, मास के डायमेंशंस या यूनिट पुट कर लेना, आपको ओमेगा स्क्वायर के डायमेंशंस के इक्वल मिल जाएगा, मिलेगा 100%। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम यूजिंग डायमेंशंस या फिर यूनिट्स। ठीक है, तो कैसे पुट करोगे, के डायमेंशंस क्या है निकाल लो चैप्टर 5 से देख के, मास का क्या होता है यूनिट केजी, सो एम आ जाएगा, डायमेंशन डिवाइड करना आपको पक्का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी, अभी पुट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर हमने इधर मान लिया। इस इक्वेशन में मैं फिर से लिख लेता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कोई फुल फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन ना बोल के अगर आपको कोई बोले एसएचएम तो भी चलेगा। ये क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। बचपन में बायो के हो अगर आप, फिर भी आपने 10th स्टैंडर्ड तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, याद आया होगा कुछ। और यहाँ पे हम x की वैल्यूज निकालते थे, सही बात है। तो जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका x की कुछ वैल्यूज आती थी, अगर आपको याद है, जिनको आप बोलते थे जीरोस, या फिर आप कुछ बोलते थे रूट्स, ये वर्ड सुने सुने लगेंगे, या फिर आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशंस, ये सब एक ही चीज है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यूज x के जो सॉल्यूशन आए, इस x को वापस अगर आप इधर इस इक्वेशन में पुट करते थे तो आपको वैल्यू क्या मिलती थी, 0। इसलिए तो हम इसको जीरोस बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, ये फिर से बैक करके वापस सुन लेना कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और इनकी जो वैल्यूज आती है एक्स की, ये क्या होती है बेटा, जीरोस। ठीक है, ऐसे कैसे, हमको एक इक्वेशन मिली है और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो वैल्यूज आएंगी हमको एक्स की, वो हमको वैल्यू क्या देंगी, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। और वो वैल्यू कहां से आती है, वो अभी बायो में है नहीं और मैथ्स में भी है आगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इसको याद कर लो कि इसका सॉल्यूशन होगा ए कॉस या ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो अगर आपके स्कूल में टीचर ने ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लिखा है, वो भी चलेगा। अगर आपके टीचर ने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव लिखा है, तो वो भी चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, या फिर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में भी एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है अगर आपको स्कूल में कराया है, और ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ बाद में करेंगे, अभी के लिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर आप इस x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी। और फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, एक्सेलरेशन। हम देखेंगे ये कैसे इक्वेशंस वर्क करती हैं थोड़ी देर में। पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, टाइम पीरियड निकालना। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे और निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कौन सा ऑसिलेशन, ये स्प्रिंग मास सिस्टम। अगर आप अलग अलग सिस्टम डील करोगे तो अलग अलग इक्वेशंस आएंगी, लेकिन वो सब इक्वेशंस दिखने में ऐसी ही होंगी। कैसी होंगी, पीछे चलते हैं वापस, ऐसी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, लेकिन उन सबका टाइम पीरियड अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम है तो टाइम पीरियड स्प्रिंग मास पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, के बाई एम के। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के बाई एम के। ठीक है, अब ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर, ये हो गया के बाई एम। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू के बाई एम। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। सही बात है। और टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। और टी किसके इक्वल आ गया, अब यहां से टी आ गया हमारा 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ द ब्लॉक अपॉन स्प्रिंग फैक्टर और स्प्रिंग कांस्टेंट। सही बात है। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, क्या था, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो जल्दी से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt, डिफरेंशिएशन। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन है नहीं आपके कोर्स में। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी का अगर समझ में आता है तो कोशिश करो, नहीं तो मैथ्स वालों को डिफरेंशिएशन अगर आता है तो ये चीज समझ में आ जाएगी। डिफरेंशिएशन, ए तो हमारा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव इंटू ओमेगा। ये ओमेगा कहां से आया एक्स्ट्रा, चेन रूल। अब चेन रूल क्या है बायो वाले, सिंपली याद रखो इसको। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो सर आप डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आपका जो वेलोसिटी आया उसको 1 बार डिफरेंशिएट कर दो, बात तो एक ही है। तो हमारा वेलोसिटी क्या आया यहाँ पे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं डी बाई डी टी ऑफ
माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो माइनस ए ओमेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव और इनटू ओमेगा। ये फिर से डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, उनसे आता है। ठीक है, आप अगर 11th में हो अभी और मैथ्स में अगर आपने लिमिट्स किया है, चैप्टर डिफरेंशिएशन किया है, तो आपको पता है ये कहाँ से आएगा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल किया होगा आपने बेसिक्स, तो वहां से या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव का कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव इंटू ओमेगा बाई चेन रूल। अब ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, देखो कितना आराम से ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये कैसे इस इक्वेशन में बदल जाता है। कौन सी इक्वेशन में, ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देखें इधर, तो हम चेक करेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। देखो अभी, अब ध्यान दो, हमने कहाँ से शुरू किया, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर से याद दिला देता हूँ। मैं पीछे स्क्रॉल करने के बजाय यहाँ लिख देता हूँ ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। बाकी आप पीछे स्क्रॉल करके या पीछे ओके बैक करके देख लेना। यहाँ पे ये जो ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं इसको ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स जो है मेरा क्या है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सही बात है, ओके। अब ध्यान से देखना कैसे ये जो सॉल्यूशन हमने माना था, क्यों माना था, क्योंकि हमको सॉल्व करना तो आता नहीं 11 12 में, सही बात है। तो हमने जब माना था, आप देखो कैसे ये वापस इक्वेशन बना देता है, यही तो इसके ब्यूटी है। तो यहाँ पे ए जो है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। अगर हम इसको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करें, ए को लिखें, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि ए तो हमारा क्या होता है, इस इक्वेशन के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए क्या है हमारा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हमको फिर से इक्वेशन ऑफ एसएचएम दे रहा है। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन लिखा था वो एकदम सही है डिस्प्लेसमेंट का। तो मैं कुछ ब्रैकेट्स बना देता हूँ, ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, हमने पढ़ा था, ये हमारी वेलोसिटी है, हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि काम आने वाला है नेक्स्ट डेरिवेशन में। और ये हमारे एक्सेलरेशन है, जो कि आप चाहे इसको मानो, चाहे इसको मानो, इसको मानो, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, हम अभी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का यूज करेंगे हमारे नेक्स्ट एक छोटे से टॉपिक के लिए। और ये टॉपिक क्या है हमारा, एनर्जी ऑफ एसएचएम। सो लेट मी राइट हियर, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। अगर ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, देखो वापस चलो, देख लो, ये रहा आपके सामने, ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो दो चीजें चेंज हो रही है, एक तो पोजीशन चेंज हो रही है और एक, ठीक है, वेलोसिटी। पोजीशन जहां पे देखो मैक्सिमम यहाँ पे आके रुक रहा है, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने डॉट बनाया, यहाँ पे आके रुक रहा है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे जब ये आके रुक रहा है। और ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और ये बढ़ती जा रही है, और ये फिर आके यहाँ पे मैक्सिमम फिर रुक रहा है, सेकंड डॉट। तो यहाँ पे एक डॉट और ये सेकंड डॉट, 1 और 2 डॉट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और बीच में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हमेशा। और पोटेंशियल एनर्जी, सर ये तो हमने चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जिसमें होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक बार नोटबुक में चेक कर लेना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। इसकी वेलोसिटी कितनी निकाली है हमने, अभी चलते हैं पिछली स्लाइड पे। तो हमारे पास वेलोसिटी आया है -a ओमेगा sin ओमेगा t + -5, यही वैल्यू पुट करेंगे। तो ये कर देंगे हम -a ओमेगा sin ओमेगा t + -5 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, हाफ mv², सही बात है। और इधर क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा, देख लो फिर से, a cos ओमेगा t + -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास a ओके cos ओमेगा t + -5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, पहले तो एक हाफ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। हाफ कॉमन ले लेते हैं, ओके। और ये जो m है हमारा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं पुरानी स्लाइड पे, ठीक है। और देखते हैं m क्या है हमारा। यहां पे देखो जल्दी से, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में m किसके इक्वल है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर k/ओमेगा स्क्वायर। m किसके इक्वल आ जाएगा, k/ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m होगा हमारा k/ओमेगा स्क्वायर। और इधर ये ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है हमारा, ओमेगा t + -5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कुछ बायो के बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख रहे हो तो ये वाला एंगल भी स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 10th का देख लेना कि साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ए जो है हमारा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ के, यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a² cos स्क्वायर ओमेगा t + -5, ठीक है। यहाँ पे भी ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा स्क्वायर को इस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा हाफ के a² साइन स्क्वायर ओमेगा t + -5 प्लस हाफ के a² cos स्क्वायर ओमेगा t + -5। अब यहाँ पे हम हाफ के a² कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t + -5 और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा t + -5। तो ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, ये होता है 1। कहां पे पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में। तो हमारी टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कितनी आ गई, हाफ के a²। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर हमारी एनर्जी बेस्ड होती है, टोटल एनर्जी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये वीडियो फिर से एक बार देख लेना, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो शायद आपको और अच्छे से हेल्प करे।